Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd October 2023. 3 अक्टूबर 2023 का एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग 100 लोग भी देख रहे हैं तो 100 लाइक कम से कम करें, तो जाकर के कहीं हमें भी अच्छा लगेगा। आई होप यू कैन डू दिस मच फॉर द अस। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैप ऑफ द डे के साथ, जैसा कि मैं रोज स्टार्ट कर रहा हूँ एक मैप के साथ। तो आज का जो मैप है वो अर्जेंटीना का मैप है। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया और अर्जेंटीना ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, तो इस कारण थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। वैसे भी अर्जेंटीना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वर्ल्ड कप जीता है मेसी हमेशा न्यूज़ में रहता है, इस बार बैलन डोर भी जीतेगा, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अर्जेंटीना कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, तो आप अगर ऊपर देखें इसके तो बोलीविया दिख रही होगी, पैराग्वे दिख रही है, इधर आपको ब्राज़ील दिख रहा है, देन आपका इधर साइड नीचे उरुग्वे दिख रहा है। तो ये तो 4 कंट्रीज़ ऊपर से लेकर के इधर ईस्टर्न साइड में हो गई हैं, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील एंड आपका उरुग्वे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अगर आप वेस्टर्न साइड में है तो चिली आपको दिखेगा। चिली पूरा ऊपर से नीचे तक इसको कवर करता है वेस्टर्न साइड में, है ना। तो चिली आपको दिख रहा होगा। देन आपको इधर साइड चिली पूरा देखो नीचे तक ही है ना। तो दीज आर द कंट्रीज जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं। लेट्स सी दैट एज वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा अटलांटिक ओशन का पार्ट है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आपको उरुग्वे के नीचे देखो द ला प्लाटा रिवर दिख रही होगी। ला प्लाटा रिवर एक्चुअली ला प्लाटा एक जगह भी है अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स के नीचे अगर आप देखें तो ला प्लाटा आपको दिखेगा, वहीं पे ला प्लाटा रिवर भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ के ग्रासलैंड जिनको पैम्पास बोलते हैं, तो पैम्पास की लोकेशन भी देखो आपको बिल्कुल बीच में आपको दिख रहा होगा, पैम्पास आर देयर, है ना। तो ये याद रखिएगा कि पैम्पास जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो आपके अर्जेंटीना में है। ठीक है, देन चिली और इधर इसके बॉर्डर वाले पार्ट में जस्ट आपको एंडीज माउंटेन रेंजेस दिख रहा होता है। एंडीज तो आपको पता है पेरू चिली पूरा ऊपर से नीचे तक साउथ अमेरिका में रन करता है, तो एंडीज आपको दिख ही रहा होगा, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है। देन कोलोराडो रिवर भी आपको दिख रही होगी, कोलोराडो रिवर इज देयर, सालाडो रिवर इज देयर, है ना, पराना रिवर इज देयर। देन यहाँ पे अर्जेंटीना चैको लिखा है, देखिए ना, अर्जेंटीना चैको, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे थोड़ा गोल्ड भी पाया जाता है ना। और इधर से फिर आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिंग देयर। एंड ऊपर आपको देन एंडीज माउंटेन है, सेंट मिगुएल डी टकमैन है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एक तरफ अटलांटिक एक तरफ पैसिफिक ओशन है, ये आपको पता ही है, दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लास्ट में अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे पैटागोनिया, ये डेजर्ट है, पैटागोनिया इज अ डेजर्ट, तो यहाँ पे पैटागोनिया दिख रहा है ना, ये भी पार्ट यहाँ पर है ना। तो पैटागोनिया डेजर्ट इज देयर। देन नीचे आप अगर आओगे चिली के नीचे, फिर यहाँ पे तिएरा देल फ्यूगो है ना, टिएरा देल फ्यूगो। देन लास्ट उसके बिल्कुल साउथ अमेरिका के नीचे आपको ड्रेक पैसेज दिखेगा, है ना, ड्रेक पैसेज इज देयर। साउथ अमेरिका के नीचे बिल्कुल ड्रेक पैसेज दिखेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रेक पैसेज कहाँ पर है, तो ये आपको पता रहेगा, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप, ये समझ में आ गया होगा आपको। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। सबसे पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की सबसे बड़ी न्यूज़ है मेडिसिन नोबेल प्राइज 2023। ये 2 लोगों को दिया गया है जिन्होंने mRNA कोविड वैक्सीन बनाने में सबसे अधिक मदद की, mRNA कोविड वैक्सीन बनाने में। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक हंगरी के हैं बायोकेमिस्ट कैटलिन करिको, एंड दूसरे हैं अमेरिका के फिजिशियन साइंटिस्ट ड्रू वीजमैन। याद रखिएगा, कैटलिन करिको एंड ड्रू वीजमैन, and they were awarded this Nobel Prize for their work that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19। ठीक है ना। एंड ये डॉक्टर जो कैथलीन करिको हैं, शी इज़ दी ओनली 13th women to win this prize। याद रखिएगा, कैथलीन करिको शी इज़ ओनली द 13th women to win this prize। एंड mRNA stands for मैसेंजर RNA, हमको पता ही है मैसेंजर RNA क्या होता है ना। एंड मैं भी आपको पूरी टेक्निक बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अब याद रखें mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर RNA होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्ना वैक्सीन आपने सुना, फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, दे वर ऑल बेस्ड अपॉन द mRNA वैक्सीन, ठीक है ना। तो कैटलिन करिको एंड ड्रू वीजमैन आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम mRNA की बात कर लेते हैं, चूँकि ये न्यूज़ आधी रह जाएगी अगर हम mRNA की बात नहीं करते हैं। तो mRNA इज मैसेंजर RNA।
ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस और रेसिपी that directs the cell to make a protein using its natural machinery. एक्चुअली मैसेंजर आरएनए आपके अंदर डाला जाता है किसी फॉर्म में, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोविड के दौरान एडिनो वायरस के फॉर्म में भेजा जा रहा था मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। अब उस मैसेंजर आरएनए में, अब नाम मैसेंजर है, मैसेंजर क्या करता है, कुछ मैसेज ले जाता है, तो एक्चुअली में मैसेंजर आरएनए इंस्ट्रक्शंस ले जाता है या फिर रेसिपी ले जाता है एक प्रोटीन बनाने की यूजिंग द नेचुरल मशीनरी। अब वो प्रोटीन कौन सा होता है, वो प्रोटीन वही होता है जिसका मतलब वो वैक्सीन बन रहा है, मतलब कोविड है तो कोविड का प्रोटीन, जैसे कोविड में स्पाइक प्रोटीन था, याद है आपको, कोविड में स्पाइक प्रोटीन था, उसको मिमिक कर रहा था वो। तो अब क्या होगा कि ये एंटर करेगा, है ना, ऑब्वियस बात है, ये एंटर करेगा, मैसेंजर आरएनए ट्रेवल करेगा। अच्छा, मैसेंजर आरएनए जब ट्रेवल करेगा तो प्रोटेक्टिव बबल में ट्रेवल करेगा, जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं लिपिड नैनो पार्टिकल। याद रखिएगा, मैसेंजर आरएनए जो ट्रेवल करता है वो एक प्रोटेक्टिव बबल में करता है, उसको हम बोलते हैं लिपिड नैनो पार्टिकल। एक बार जब वो अंदर आ गया तो हमारे सेल उस मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं जिसके बारे में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। तो मैसेंजर आरएनए में इंस्ट्रक्शंस थे, मैसेंजर आरएनए के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके हमारे अंदर के जो सेल्स हैं उन्होंने रीड किया उसके इंस्ट्रक्शंस को और वो प्रोटीन बनाया, है ना। अब जब वो प्रोटीन बना लिया तो वो प्रोटीन एक्चुअली में क्या होगा, बेसिकली एक पैथोजन को मिमिक करेगा, या पैथोजन जिसको एंटीजन हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसको मिमिक करेगा। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या देखेगा, उस एंटीजन को एक फॉरेन पार्टिकल के रूप में देखेगा। जब वो प्रोटीन क्रिएट हुआ उसको एक फॉरेन पार्टिकल के रूप में देखेगा, और फॉरेन पार्टिकल के रूप में जब उसको देखेगा तो हमारे जो टी सेल्स हैं, है ना, हमारे जो टी सेल्स हैं वो तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देंगे, मतलब उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप की जाती है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पार्ट ऑफ दैट प्रोटीन, बाय मेकिंग दैट प्रोटीन इनसाइड आवर सेल्स, और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना लेता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब नेक्स्ट टाइम वो वायरस, रियल वायरस आएगा, अभी तो ये हम एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया गया था, जब रियल वायरस आएगा नेक्स्ट टाइम तो फिर वो उसको डिफेंड करने में मदद करेगा एंड इलनेस से हम बच जाएंगे। तो इस तरीके से मैसेंजर आरएनए टेक्निक जो है वो काम करती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मेडिसिन 2023 का जो नोबेल प्राइज है, कैथलीन करिको एंड ड्रू वीजमैन, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ बिहार ने जो है वो कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज किया है ना, याद रखिएगा, बिहार हैज रिलीज द सर्वे रिपोर्ट। अभी केवल उन्होंने केवल डेटा दिया है, उसमें कहा है ना कि हम कोई डेटा एनालिटिक्स नहीं कर रहे हैं, कोई हमने डेटा का अभी एनालिसिस नहीं किया है, हम प्योर फैक्ट प्योर डेटा अभी आप डाल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो डेटा डाला है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी है बिहार में वो 27.13% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36.01% है, शेड्यूल्ड कास्ट 19.65% है, शेड्यूल्ड ट्राइब 1.68 है, अनरिजर्व्ड 15.52 है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ के आसपास है। फिर उन्होंने रिलीजन वाइज भी किया है, हिंदुज़म को फॉलो करने वाले 81.99 यानी 82% के आसपास है, मुस्लिम्स 17.70% के आसपास है, क्रिश्चियन 0.05% है, बुद्धिस्ट 0.09% है, सिख 0.01% है, ठीक है ना। और ये 2 फेज कास्ट सर्वे जो है वो लॉन्च किया गया था 7 जनवरी को, एंड इट ऑल्सो रिकॉर्डेड द इकोनॉमिक स्टेटस अलॉन्ग साइड द कास्ट एज वेल। तो कास्ट प्लस इकोनॉमिक स्टेटस दोनों रिकॉर्ड किया गया है ना। और वो उन्होंने उनका कहना ये था कि जब हमको कास्ट के वाइज पता चलेगा तो हम ज़्यादा स्पेसिफिक, ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा टारगेटेड अप्रोच अपना सकते हैं डेवलपमेंट की, और जिसको जितनी ज़रूरत है उसको हम कर सकते हैं। इसका नाम उन्होंने रखा है बिहार जाति आधारित गणना, बिहार जाति आधारित गणना, बिहार कास्ट सर्वे 2022 नाम है, ठीक है ना। एंड ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने कास्ट वाइज भी नहीं, जैसे यादवाज 14.26% है, कुशवाहा 4.27% है, कुर्मी 2.87% है, मुसहर कास्ट जो है वो 3% है स्टेट में, है ना। एंड ब्राह्मण्स 3.66% है, काशा कम्युनिटी के लोग 0.68% है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे डिमांड वो कर रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया में इस तरीके का सेंसस किया जाए, बट ऑब्वियसली बात है दिस वेरी, मेरे हिसाब से पर्सनली तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइड करने वाली चीज़ है, बट एनीवेज दे आर आस्किंग फॉर दैट। अगली न्यूज है, हाई कोर्ट रूल्स अगेंस्ट कोटा इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। हालांकि हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में कई बार ये चीज पढ़ी है, लेकिन फिर से एक बार आपको बता दूं, सिग्निफिकेंट जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का। उसने कहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज रन करते हैं, याद रखिएगा, हाई कोर्ट ने कहा है
मद्रास हाई कोर्ट ने कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रन होते हैं बाय द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दे नीड नॉट टू फॉलो द रूल्स ऑफ रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज। तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं या लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो रिजर्वेशन पैटर्न है SC ST OBC ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वेरी क्लियर बाय द मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये आपका डाउट भी अगर रहा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कुछ भी ऐसा लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ग्रीन वॉर रूम टू स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम टुडे। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है ग्रीन वॉर रूम। एंड क्यों बनाया है? ताकि कंट्रोल कर सकें बेसिकली वो पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर के रूप में ये ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है। ये 24/7 काम करेगा। 2020 में हालांकि इसको लॉन्च किया गया था ग्रीन वॉर रूम को। इट हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। स्टेट ऑफ द आर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे साइंटिस्ट जो है रहेंगे, बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को देखते जाएंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। दिल्ली के एयर पोल्यूशन के ऊपर एक नज़र रहेगी, क्या है, कैसे है और कैसे मतलब सिटी में एक्शन प्लान जो होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उन सारी चीज़ों के ऊपर ये ग्रीन वॉर रूम जो है वो काम करेगा। याद रखिएगा दिल्ली के लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव अहेड। हाई कोर्ट ने कहा एडेप्टेशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स एंटाइटल्ड टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अब देखो यहाँ पे कल मैंने हाई कोर्ट की कॉपीराइट के रिगार्डिंग बताया था कि भैया जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं होता है, मतलब वो कोई भी यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि कई चीज़ें जो हैं, जैसे कि सेवरल एंटिटीज फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग वर्क्स ऑफ इस्कॉन फाउंडर श्रीला प्रभुपदा। याद रखिएगा श्रीला प्रभुपदा, पहले तो इनका नाम याद रखिए, फाउंडर ऑफ इस्कॉन हैंगे श्रीला प्रभुपदा। अब हुआ क्या कि इनके बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, जैसे कि मान लो रामायण लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, तो उसके कुछ ट्रांसलेशंस इन्होंने अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से किए हैं, मतलब उसको अपने तरीके से समझ के किया। जैसे नहीं कवर होता है, म्यूजिक का कवर, जैसे मान लो कोई गाना है ओरिजिनल और मैंने उसका कवर बनाया, तो यहाँ पे हाई कोर्ट का ये कहना है कि बिल्कुल सही बात है कि रामायण और महाभारत को हम कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, है ना, वो सबके लिए है, कॉमन पब्लिक के लिए है। लेकिन अगर कोई अडेप्टेशन है उसका, उस स्क्रिप्चर का, या कोई उसका दूसरा फॉर्म है जिसको लाया गया है किसी और व्यक्ति के द्वारा, उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो श्रीला प्रभुपदा जो हैं, इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, इनके बहुत सारे कामों को बहुत सारी वेबसाइट्स और गूगल मेटा जो थे वो ऐसे ही दिखा रहे थे, मतलब ऐसे ही लिख रहे थे, PDF वर्बैटिम दिखाए जा रहे थे। तो इस कारण से वो केस जो था वो आया। और एक भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट है, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट भी स्टैब्लिश किया गया था श्रीला प्रभुपदा के द्वारा ही। तो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट ने केस लगाया, उसने कहा कि भैया हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनके काम को इस तरीके से ट्रांसलेट किया उन्होंने और इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दिया और कहा कि नहीं, श्रीला प्रभुपदा का काम हाई कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंदर आता है। हालांकि हम भगवत गीता और महाभारत को नहीं दे सकते हैं या रामायण को नहीं दे सकते प्रोटेक्शन, लेकिन अगर किसी ने उसको अडेप्टेशन किया है अपने फॉर्म में, उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, बिना उसकी परमिशन के आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और टेक डाउन करने के लिए उन्होंने कह दिया मेटा को और यूट्यूब को कि आप टेक डाउन करिए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल में है द नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉपुलिज्म। यहाँ पे ऑथर ने बात की सबसे पहले कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भैया 50,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश जहाँ इलेक्शन होना है वहाँ पे अनाउंस कर दिए। बोला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, 10 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। तो ऑथर ने कहा पहला तो ये डेवलपमेंट का मॉडल होता है कि भैया खूब सारा इन्वेस्टमेंट करो, खूब सारा डेवलपमेंट करो, खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पे तेलंगाना का, उन्होंने कहा जहाँ पे एक पॉपुलिज्म बेस्ड है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया लोगों को यहाँ सीधे सीधे बोला कि पैसा डालेंगे आपके 2500 किसी के खाते में, 500 किसी के खाते में, ठीक है ना, असिस्टेंस देंगे, फार्मर्स को 15,000 रुपये दिया जाएगा।
तो बोथ ऑफ दीज आर मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक तरीके से एक है जिसमें कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट है, दूसरा है पॉपुलिज्म लेड डेवलपमेंट है, नरेटिव है। यहाँ ऑथर ने दोनों को ही गलत बताया। ऑथर ने कहा कि भाई देखो दोनों ही मॉडल इतने सही नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपने ऑब्सेशन है आपको डेवलपमेंट के साथ, ऑब्सेशन है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ, तो वो भी गलत है। ऑथर का ये कहना है कि कई बार हम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, लेकिन ये ऑब्सेशन डेंजरस है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि इन प्रोजेक्ट्स की सूटेबिलिटी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ कई बार हम ओवर स्टेट कर देते हैं। मतलब कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं वो इन्वायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कहीं ऐसे कोई वाटर बॉडी तो नहीं जिसको खत्म कर दे वो, तो ये ओवर स्टेट कर देते। तो ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बार लाइवलीहुड से ज़्यादा इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं, बैड इम्प्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है, कई बार जब हम फाइनेंस करते हैं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, तो इसकी फाइनेंसिंग में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि वो ऑब्वियस सी बात है उसके दूसरे इम्पैक्ट्स हमको देखने पड़ते हैं। मतलब कि कॉस्ट ओवर रन हो जाती है, कई बार फिस्कल बर्डन जो है इन फाइनेंसिंग का फिर वो ऊपर आने लगता है, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स हैपन अ लॉट, ठीक है। ऑथर ने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया कि हिमाचल प्रदेश में भैया लगभग 41 लैंडस्लाइड्स आ चुकी हैं, 29 फ्लैश फ्लड्स आ चुके हैं, क्लाउड बर्स्ट हो चुका है। उसके बाद भी हम उसका सोल्यूशन कहाँ निकाल रहे हैं? उस क्लाइमेट क्राइसिस का सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश में रोड डेवलपमेंट करो, रोड बनाओ, हाईवे बनाओ। अब वो हाईवे और ये सब बनेगा तो ऑब्वियसली आता है जो हिमालयन पूरा वहाँ पे इकोसिस्टम में और ज़्यादा फ्रजाइल बना देगा, और उसके बाद और ज़्यादा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा तो और ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो एक विशियस साइकिल में फंस जाएगा। तो डेवलपमेंट हमेशा इस तरीके से नहीं होता कि आप बस इंफ्रास्ट्रक्चर पंप करते रहो एंड इट विल स्टार्ट हैपनिंग एज दैट, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे दूसरा बताया, पॉपुलिज्म के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। जो गड़बड़ एस्पेक्ट है वो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब कि सिर्फ आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अगर आप इस तरीके से करेंगे कि पॉपुलिज्म जैसे 15,000 डाल दिए, कहीं 2,000 डाल दिए, एक एम ये है कि आपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया, तो ये कहलाया पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, है ना। ऑब्वियसली बात है कि आपने भैया 1,500 रुपये, जैसे कुछ स्टेट्स में चालू है, मध्य प्रदेश में भी चालू है ना, 1250 कहीं खाते में डाल दिए, किसी खाते में 1,500 डाल दिए, किसी खाते में 2,000 डाल दिए। ऑब्वियसली बात है आपने एक पूरा चंक उठाया, है ना, कि भैया हमने फीमेल्स उठा ली, या हमने SC ST उठा ली, या हमने OBC उठा लिए। तो कुल मिलाकर के आपने सबको उठाया। अब उसमें चाहे अच्छे हैं, चाहे वेल ऑफ हैं, चाहे नहीं है, आपने सबको उठाया, सबको 1,500 रुपये डाल दिया, ठीक है ना। क्या सोच के डाला कि भैया ये हमको पॉलिटिकल बेनिफिट देंगे, तो ये पॉलिटिकल पॉपुलिज्म हो गया। ऑथर ने कहा कि ये बहुत गलत है। लेकिन जो डैनी रॉड्रिक है, उन्होंने एक मतलब आर्टिकल भी लिखा था, इनफैक्ट मैं आज वो पेपर पढ़ भी रहा था जो उन्होंने लिखा है कि पॉपुलिज्म क्या बेकार है या इज पॉपुलिज्म अननेसेसरी। तो उसमें उन्होंने एक इकोनॉमिक पॉपुलिज्म की बात की है। इकोनॉमिक पॉपुलिज्म जो मॉडल है वो बोलता है कि भाई आप इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन करो। आप ये देखो, वही वाली बात है जैसे हमारे यहाँ DPSP बोलते हैं ना कि भैया वेल्थ जो है कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए ताकि जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास ही पहुंचे। तो ऑथर ने कहा कि इकोनॉमिक पॉपुलिज्म इज नॉट बैड। आप ये चीज़ देखो कि कौन से ऐसे तबके हैं, कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन से ऐसे लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पहुंची है, और इसके बाद उनको आप बेनिफिट करने की कोशिश करो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट तो काम कर नहीं रहा है। ट्रिकल डाउन अप्रोच सोची गई थी ग्रोथ के लिए पहले कि भैया जब ट्रिकल सब ऊपर के लोग ग्रो करेंगे तो ट्रिकल डाउन होगा और नीचे तक पहुंच जाएगा, बट वो काम किया नहीं। तो ट्रिकल डाउन अगर काम नहीं कर रहा है तो आप इकोनॉमिक पॉपुलिज्म में जाकर के देखो कि कहाँ पे अप्रोप्रिएट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ पे आपको जॉब देने हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है वो है क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड हॉलो डीकोलोनाइजेशन। अब अभी आपको पता होगा कि जो क्रिमिनल लॉ बिल है उसमें भारतीय न्याय संहिता और इन सब के नाम पे 3 नए बिल ला दिए गए हैं, ठीक है ना, साक्ष्य संहिता और ये सारी चीज़ें करके। ऑथर ने कहा कि भैया जो रेटोरिक दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये कहा जा रहा है कि हम कॉलोनियल रूल्स, जो कॉलोनियल लॉज थे, उनके शैकल्स से बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑथर का ये कहना है कि ये कॉलोनियल रूल्स या कॉलोनियल शैकल्स के बाहर आने की प्रोसेस नहीं होती है। एक डीकॉलोनाइज या पोस्ट कॉलोनियल जो लॉ होता है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो चेंज रिलेशनशिप है सिटीजन और स्टेट के बीच में उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो नए लॉज आए हैं
वो भी एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो पुराने कर, इनफैक्ट और ज़्यादा हाई तरीके से उस रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टेटस था सिटीजन का और स्टेट का, वही चीज़ अभी भी मेंटेन्ड है नए लॉज में भी, और ज़्यादा हार्ड तरीके से मेंटेन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या, इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं दे आर नॉट टू सर्व बट टू बी सर्व्ड थ्रू द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। बट लॉज इस तरीके से लाए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि लोग जो है वो सर्व करने के लिए लाए गए हैं। तो वो अभी भी डिकोलोनाइज्ड, वो अभी भी कॉलोनाइज्ड ही है ना, दैट इज स्टिल कॉलोनाइजेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने क्या की, जैसे बिल जो है उसमें दो चीज़ें, दो तरीके से जो पूरे बिल में आपको देखने को मिलेगी। पहला है लोगों के जो मतलब फ्रीडम है उसको सीवियरली कंप्रोमाइज किया गया है। सेकंड, स्टेट इज साइमल्टेनियसली आर्म्ड अगेंस्ट द पीपल, है ना। एक तो स्टेट जो लोग हैं उनकी फ्रीडम, उनके चीज़ों को कम कर दिया गया है। दूसरा, जो स्टेट है उसको बहुत ज़्यादा सीवियरली आर्म किया गया है। जो नए ऑफेंसेस जोड़े गए हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज में थे, है ना, चाहे इंडियन पीनल कोड में हो चाहे स्पेशल लॉज के फॉर्म में हो, बट वो ऑलरेडी थे। लेकिन एक और एडिशनल लेयर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऐड कर दी गई है। अब एडिशनल लेयर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि पुलिस के पावर बढ़ गए, ठीक है ना। ऑब्वियसली है पुलिस के पावर और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। एक फीचर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऑथर ने भी एग्जांपल दिया कि भैया जो अरेस्ट करके रखने का टाइम है या चार्जशीट का टाइम है उसको बढ़ा दिया गया है। अरेस्ट करके रखने का टाइम बढ़ा दिया गया है कि भाई इतने दिन तक आप रिमांड में रख सकते हो। अब आप ये बताओ कि जब रिमांड का टाइम पीरियड आप बढ़ा दोगे या अरेस्ट का टाइम पीरियड बढ़ा दोगे तो ये पुलिस की पावर आप इंक्रीज कर रहे हो ना। तो पुलिस कस्टडी जो है उसका पीरियड अगर आपने बढ़ा दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द पुलिस। तो ये फिर डीकॉलोनाइजेशन कहाँ हुआ, तो और ज़्यादा आपने सीवियर कर दिया ना जो पहले से थे, है ना। तो यू आर इंक्रीजिंग द पुलिस, तो ये पुलिस स्टेट की जैसे हो जाएगा, पुलिस स्टेट के रूप में काम करने लगेगा, नॉट अ फ्री स्टेट, नॉट अ फ्री कंट्री। और ये बोलना कि ये डीकॉलोनाइजेशन हम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसके अलावा जो टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है वो कई जगह बढ़ा दी गई हैं, पुलिस पावर्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये दे आर ऑल ड्राइंग द लॉजिक फ्रॉम द कॉलोनियल क्रिमिनल लॉ। ये कोई नया चीज़ नहीं है, इट इज़ ओनली ड्राइंग लॉजिक फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ, है ना। और ये हमारे जो प्रिजन्स हैं वो और ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। इम्प्लीकेशंस ऑफ पुलिसिंग हम देखेंगे कुछ दिनों बाद, है ना। और ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड रिपोर्टेड ट्वाइस एज मनी कॉलरा केसेस इन 2022 एज इन 2021। तो कॉलरा के केसेस दोगुने रफ्तार से बढ़ गए हैं। कॉलरा की अगर हम बात करें तो एक वाटर बॉर्न डिसीज़ है, और यहाँ पे दो स्ट्रेन्स के बारे में बताया गया है। एक है O1 और दूसरा है O139, ठीक है ना। इसको कॉलेरा होता है किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलेराई। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलेराई, उसके कारण ये होता है। O1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल आउटब्रेक्स। जितने भी आउटब्रेक्स नॉर्मली देखे जाते हैं वो O1 के कारण ही होते हैं। आउटब्रेक्स ऑफ O139 रेयर हैं एंड दे हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड आउटसाइड एशिया। एशिया के बाहर वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है ये डेटा है पूरा जो मैंने आपको बताया। ट्वाइस नंबर बढ़ चुका है 2022 में, दो गुने रफ्तार से कॉलरा के केसेस बढ़े हैं एज कम्पेयर टू 2021। ये भी आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी WHO है यहाँ पे, उसका ये कहना है कि कॉलरा का जो ट्रांसमिशन है वो इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। जब क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो जाकर के कॉलरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। एंड ये जो विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया है ये फेवर करता है वार्मर वाटर विद लोअर सैलिनिटी। याद रखेगा, वाइब्रियो कॉलराई जो है इट फेवर्स द वार्मर वाटर विद लोअर सैलिनिटी, ठीक है ना। एंड ये कंडीशंस जब बन जाती हैं क्लाइमेट चेंज के कारण बन रही हैं, है ना। एंड हीट वेव्स जो बन रहे हैं, मानसूनल रेन्स, स्टॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑल दीज आर क्रिएटिंग, एंड इसी कारण से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं ये भी एसोसिएटेड है।
काउंटिंग डेथ इन द प्रिजन्स, तो यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ये दिया गया है कि कितने लोग प्रिजन में डेथ हुई है, कितने प्रिजनर्स की। अब ये नेचुरल डेथ भी हो सकती है और अननेचुरल कारणों से भी डेथ हो सकती है ना। तो देख किधर कैन बी, जैसे सुसाइड एक अननेचुरल कारण है, बीमारी एक नेचुरल कारण है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि एज ओल्ड आपकी डेथ हुई तो आप नेचुरल कारण से मरे, और नॉर्मल आप सुसाइड कर लिया आपने तो अननेचुरल कारण से मरे, या आपको किसी दूसरे बंदी ने मार दिया तो आप अननेचुरल कारण से मर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी सजेशंस दिए गए हैं क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 जो है और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 है वो आउटलाइन करता है राइट टू हेल्थ केयर, मतलब कि एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। मेंटल हेल्थ यूनिट्स बनाओ, ट्रेनिंग दो ऑफिसर्स को ताकि बेसिक इमरजेंसी केयर दी जा सके। सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स रखो, है ना, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स की बात की गई है। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एनएचआरसी का एक रिकमेंडेशन है भैया कि एनएचआरसी ने कहा है कि जो प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, प्रोविजन ऑफिसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या मेडिकल स्टाफ हैं, इनके जो आप वैकेंसी रहते हैं वो फुलफ़िल करो, वो जल्दी से जल्दी भरो। और इनकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि कम से कम जितने बंदी हैं उनको आप फुलफ़िल कर पाओ, एक्यूट शॉर्टेज ये स्टाफ की ना रहे, है ना। एक और रिकमेंडेशन दिया कि एडिक्वेट नंबर ऑफ टेलीफोन्स विद फ्रेंड एंड फैमिली, जो बंदी की फ़ोन मुलाकात होती है, मतलब कि टेलीफोन से जो बात करता है अपने परिवार से, वो एडिक्वेट नंबर रखो अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ताकि वो बात कर सके, ठीक है ना। एंड न्यूज़पेपर्स की एक्सेस उसको दो, पीरियोडिकल्स दो ताकि आइसोलेशन की फीलिंग उसके अंदर ना रहे। इसके अलावा आप ऐसी चीज़ों को स्ट्रिक्टली हटाओ वहाँ से, जैसे रोप्स हो गए, ग्लासेस हो गए, वुडन लैडर्स हो गए, पाइप्स हो गए, ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल हटा दो, है ना। इसके अलावा मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग करो बंदियों की जेल के एंट्री के समय, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सीसीटीवी कैमराज लगाओ, हाई रिस्क इनमेट्स को पता करो कौन से हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है ना। WHO अप्रूव्स यूज़ ऑफ मलेरिया वैक्सीन विद एडजुवेंट टेक्निक, ठीक है ना। तो एडजुवेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के द्वारा। उसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी जुड़ा हुआ है। उसने नोवावैक्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसको बोलते हैं एडजुवेंट टेक्नोलॉजी। याद रखेगा, एडजुवेंट टेक्नोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछता है एडजुवेंट टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या वैक्सीन से रिलेटेड है, नोवावैक्स से रिलेटेड है, ऐसा आपको आंसर देना पड़ेगा। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन है जिसका डेवलपमेंट किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिल करके, और ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड ठीक है, मैट्रिक्स M याद रखिएगा। एक और न्यूज़ थी ना शायद हमें, हाँ। NMC इंस्पेक्शन फाइंड्स 246 मेडिकल कॉलेजेस विदाउट एडिक्वेट नंबर ऑफ फैकल्टी। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसने इंस्पेक्शन किया जिसमें उनको पता चला कि 246 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे एडिक्वेट नंबर ऑफ फैकल्टी नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग। NMC के बारे में अगर आपको बताऊँ तो NMC क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी। उसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया, NMC बनाया गया, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1934 में बनी थी, और तब एक 1933 में एक्ट आया था, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आया था 1933 में, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933, ठीक है ना। मेन फंक्शन इसका क्या था, इस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, हायर क्वालिफिकेशन मेडिसिन में, रिकॉग्नाइज द मेडिकल क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिया अब्रॉड, ये सारी चीज़ें इनका था। ओल्ड एक्ट को रिपील किया गया, उसकी जगह नया एक्ट लाया गया, उसको हालांकि बार बार मॉडिफाई किया गया। उसके बाद फिर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाई गई 2018 में, और डिज़ोल्व कर दिया गया MCI को, ठीक है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिज़ोल्व कर दिया गया। तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट लाया गया 2019 में, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में लाया गया 8 अगस्त 2019 में, और उसके बाद से पूरा जो करिकुलम है मेडिकल का वो किसके अंतर्गत आ गया, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत आ गया है। और नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो टॉप रेगुलेटर है। उसके अंतर्गत 4 सेपरेट ऑटोनॉमस बोर्ड्स हैं, जिसमें एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, एक मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग है, एक एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन है। तो ये आप थोड़ा सी चीज़ें याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे तो कोई खास ऐसी न्यूज़ है नहीं जो देखा जाए, आगे देख लेते हैं।
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नोबेल प्राइजेस, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नोबेल प्राइजेस की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो आप सबको पता है कि यहाँ पे एक नोबेल कमेटी बनती है जो कि स्टॉकहोम में बैठती है, ओस्लो में बैठती है और विनर्स को अनाउंस करती है, ठीक है ना। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी विच इज़ अनाउंस्ड बाय पैनल ऑफ जजेस एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ द स्वीडिश कैपिटल। याद रखिएगा, जो नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन है या फिजियोलॉजी है, इसको अनाउंस कौन करता है? पैनल ऑफ जजेस एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडिश कैपिटल, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस जो है वो उसके बाद दिए जाते हैं, लास्ट में इकोनॉमिक्स का दिया जाता है, ठीक है ना, हर वीक के दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ क्रिएट किया गया था एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। 19th सेंचुरी बिजनेसमैन एंड केमिस्ट थे, स्वीडन के थे, एंड ही हैड हेल्ड मोर देन 300 पेटेंट्स, है ना। यहाँ मेन इसका जो काम था, इन्होंने डायनामाइट को डिस्कवर किया था बाय मिक्सिंग नाइट्रोग्लिसरीन विद अ कंपाउंड, है ना, दैट मेड द एक्सप्लोजिव मोर स्टेबल। तो नाइट्रोग्लिसरीन के साथ एक कंपाउंड को और ज़्यादा स्टेबल बना दिया था उन्होंने डायनामाइट का, एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। डायनामाइट बहुत पॉपुलर हो गया कंस्ट्रक्शन माइनिंग में, बहुत पैसा मिला इनको वेपनरी में। तो नोबेल प्राइज़ का बहुत पैसा था इनके पास, अल्फ्रेड नोबेल के पास। अब उनको अपनी लेगेसी बनानी थी, तो लेगेसी कैसे बनाई जाए? तो लेगेसी बनाने के लिए उन्होंने भैया बोला कि एक अवार्ड दिया जाएगा इस तरीके के बडिंग जो साइंटिस्ट रहेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो। तो जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 में दिया गया था अल्फ्रेड नोबेल की 5 साल के डेथ के बाद, मतलब कि 1896 में उनकी डेथ हुई, 1901 में दिया गया पहला। फिर 1968 में एक छठवां नोबेल प्राइज़ बनाया गया जिसको इकोनॉमिक्स का बनाया जाता है नोबेल प्राइज़, जिसको स्वीडिश सेंट्रल बैंक देता है। हालांकि कुछ जो नोबेल के प्योरिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है वो नोबेल प्राइज़ नहीं है, बट एक्चुअली में दिया ये उन्हीं के साथ जाता है, तो इसलिए हम नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों ये फेमस है प्राइजेस? तो इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इस बार तो $1 मिलियन है अमाउंट, है ना। तो आप देख सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ का जो प्राइज़ अमाउंट होता है वो $1 मिलियन, मतलब लगभग 8 करोड़ के आसपास आता है। इसके अलावा जो इसमें गोल्ड का एक मेडालियन भी दिया जाता है, तो गोल्ड मेडालियन होता है गोल्ड का बना हुआ, और दूसरा $8 मिलियन हो गया। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है इसमें। यहाँ पे एक दूसरा न्यूज़ है, लैग्रैंज पॉइंट और आदित्य L1 कहाँ जा रहा है। तो लैग्रैंज पॉइंट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। लैग्रैंज पॉइंट, हालांकि मैंने आपको बताया कि एक तरीके से पार्किंग स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकते हैं। लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो हर पॉइंट पे बराबर आती है हर तरफ से, और अगर हर तरफ से बराबर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस बात है वो पॉइंट जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इनको मैजिकल पॉइंट्स भी कहा जाता है, कॉस्मिक मैजिक क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जाता है तो वहाँ पे स्टेशनरी रहता है, ठीक है ना। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब लैग्रैंज पॉइंट जो अभी जहाँ जा रहा है हमारा आदित्य L1, वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हमारे अर्थ से, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। वो टोटल जो अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस है उसका 1% है, ये भी आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। इन पॉइंट्स को नाम दिया गया है आफ्टर द इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रैंज। याद रखेगा, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफ लुई लैग्रैंज, ठीक है ना। उन्होंने ये पॉइंट्स खोजे थे, दिस पॉइंट्स वर नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मेन जो लैग्रैंज ये जोसेफ लुई लैग्रैंज का एक कंट्रीब्यूशन है वो है 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। याद रखिएगा, ये सब टर्म्स याद रखिएगा। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो? 3 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर 3 बॉडीज एक्ट कर रही हैं जिसमें से वो एक बॉडी छोटी है और सबकी ग्रेविटी लग रही है, तो क्या हम उनकी पोजिशंस को एग्जैक्टली पता कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये 3 बॉडी प्रॉब्लम के दौरान लैग्रैंज ने ये पॉइंट बनाए थे। 5 कुल मिलाकर के लैग्रैंज पॉइंट बनाए गए थे, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है ना। एक चीज़ इसमें और आ गई कि ये जो लैग्रैंज पॉइंट्स हैं अगर वो स्टेबल रहेंगे, ऑब्वियस बात है, तो वहाँ बहुत सारा एक्यूमुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल स्पेस में है कोई पॉइंट, वो स्टेबल है, तो वहाँ पे बहुत सारी इंटरस्टेलर डस्ट, अब इसको हम इंटरस्टेलर डस्ट बोल रहे हैं, मतलब कि ये कॉस्मिक डस्ट है ना, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। ये जो कॉस्मिक डस्ट या इंटरस्टेलर डस्ट जो एक्यूमुलेट होती है इसको बोलते हैं ट्रोजन। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रोजन बोलते हैं। ये पॉइंट के अराउंड जिप कर देती है, पॉइंट के अराउंड पूरा आ जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ पे ऑथर ने बोला कि सैटर्न का जो मून है टेथिस, उसमें 2 मूनलेट्स हैं लैग्रैंज पॉइंट्स पे ही, वो एक्यूमुलेशन से बने हैं मूनलेट्स, ठीक है ना। अगर हम लैग्रैंज पॉइंट ना होते तो क्या होता? तो ऑब्वियस होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है
वो इतना ईजी ना हो पाता। साइंटिस्ट स्ट्रगल करते कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे इस तरीके से स्टेबिलिटी उनको मिल पाए। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई स्टेबल पॉइंट मिल जाता है तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है दैट कुड हैव बीन द प्रॉब्लम। अब आदित्य L1 मिशन जो है हमारा एक तरीके से सोलार मिशन है, जो कि सन को स्टडी करेगा, सन के कोरोना को, कोरोनल मास इजेक्शंस को, सोलर स्टॉर्म्स को, सोलर फ्लेयर्स को, ये सारी चीज़ें स्टडी करना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.